तो इवोल्यूशन टॉपिक में बेटा आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे आपके एनसीईआरटी के जो है टॉपिक्स में तो वो नहीं दिया हुआ, लेकिन पीछे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स क्या है। ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स में अगर आप देखोगे तो वहां पर जो है हम लोग देख लेते हैं। आपके इसमें तो टर्म में तो आएगा नहीं ये वाला इवोल्यूशन फाइनल बोर्ड में ना, लेकिन फिर भी पढ़ लो आप, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा पढ़ लेते हैं। सर बायोटेक कब होगी? बायोटेक, बायोटेक तो वो पढ़ाएंगे ना, जो है क्या नाम है आपका, शादाब सर। ठीक है, अगर वो नहीं पढ़ाएंगे तो फिर हम पढ़ा देंगे। ठीक है, देख लेंगे, हम बात कर लेंगे। तो इवोल्यूशन की बात करेंगे। इवोल्यूशन में आप वो बात करोगे आगे, तो यहाँ पर हॉर्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं बेटा। ठीक है, थोड़ा देख लीजिए आप, क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ है पीछे। तो देखिए, सबसे पहले आप बात करोगे जो सबसे पुराने फॉसिल मिले हॉर्स के, उनको बोला गया ईओहिप्पस। क्या बोलोगे? ईओहिप्पस। ईओहिप्पस के बाद में जो दूसरा आपका फॉसिल बना उसको बोला गया मीजोहिप्पस। ईओहिप्पस फिर मीजोहिप्पस। मीजोहिप्पस के बाद में तीसरा टॉपिक आपका होगा वो होगा मेरीहिप्पस। फिर मेरीहिप्पस के बाद में आप बात करोगे जो है आपका आएगा प्लायोहिप्पस। और प्लायोहिप्पस के बाद में आप बोलोगे लास्ट इक्वस। ठीक है, तो ये आपके इतने ज्यादा, इतने सारे जो है आपके हॉर्स की जो है जो है स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगी। अब ईओहिप्पस जो था ये ओल्डेस्ट था, सबसे पहले इसके हमको फॉसिल्स मिले। और ये आप बोलोगे कब हुए, तो आप बोलोगे ये ईओसीन पीरियड में इनके फॉसिल्स, मतलब ईओसीन पीरियड में ये देखे गए। और इनके फॉसिल्स करीब करीब 54 मिलियन ईयर्स एगो पहले के हैं। 54 मिलियन ईयर्स एगो पहले के हैं। ठीक है, फिर देखिए आप, इनका साइज जो था फॉक्स के जितना था। ठीक है, छोटे छोटे साइज में थे, फॉक्स के इतने, लोमड़ी के जैसे। दूसरी बात देखोगे यहाँ पर जो इनके फूट थे, उसमें आप बोलोगे जो हाइंड फूट थे पीछे की तरफ, उनमें आप बोलोगे कि 3 टोज थे और 2 स्प्लिंट थे। 3 यहाँ पर आप बोलोगे डिजिट्स थी, और प्लस आपके 2 स्प्लिंट थे। ठीक है, ऐसे ईओहिप्पस के बाद में आप बोलोगे दूसरा जो मीजोहिप्पस आया, ये ओलाइगोसीन में देखने को मिला। इनके फॉसिल कहां से मिले? ओलाइगोसीन के फॉसिल्स मिले। ओलाइगोसीन में आप बोलोगे ये लगभग 38 मिलियन ईयर्स एगो पहले मिले। ठीक है, दूसरा देखिए, इसमें आप बोलोगे इनका इंटरमीडिएट जो था, ये इंटरमीडिएट हॉर्स था। और इनमें जो डिजिट्स थी बेटा हाइंड लिम्स में, वो कितनी थी? तो आप बोलोगे यहाँ पर भी तीसरा वाला लार्ज था, 3 टोज थे। तो यहां पर आप बोलोगे कंप्लीट 3 फिंगर थी, 3 डिजिट्स थी कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद देखिए मेरीहिप्पस। मेरीहिप्पस की बात करोगे तो ये आपके जो है लगभग 100 सेंटीमीटर एट शोल्डर, शोल्डर से अगर आप देखोगे 100 सेंटीमीटर के आसपास थे। और लॉन्ग नेक थी इनके पास। ठीक है, और ये जब आए तब टाइम कौन सा चल रहा था? मायोसीन। तो किस समय पे? मायोसीन के टाइम पे। तो इसका टाइम पीरियड था 26 मिलियन ईयर्स एगो के आसपास। कितना था? 26 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, अब दूसरा देखिए, तो यहां पर आप बोलोगे इनके पास भी आपके 3 फिंगर्स थी, 3 टोज थे। ठीक है, फिर देखिए फिलोहिप्पस की बात करोगे तो ये लगभग जो है आपके, आप बोलोगे प्लायोहिप्पस थे। प्लायोहिप्पस जो थे ये किस टाइम पे आए? तो आप बोलोगे जो है आपके प्लायोसीन, नाम से ही पता चल रहा है प्लायोसीन। प्लायोसीन आप बोलोगे ये लगभग टाइम पीरियड कितना था? 6 to 7 मिलियन ईयर्स एगो। उसकी बात कर रहे हैं। इक्वस की बात करते हैं। इक्वस में आप बोलोगे यहाँ पर लगभग 150 सेंटीमीटर के आसपास है ये। और एक मिनट, तो
तो ये लगभग 150 जो है आपके सेंटीमीटर के आसपास होंगे। और इसके साथ साथ में आप बोलोगे कि इनका जो आपका टाइम पीरियड था वो कब था, तो आप बोलोगे प्लीस्टोसीन। ये सबसे अभी के हैं, ठीक है, अभी मॉडर्न हॉर्स इनको बोलते हैं। तो इस तरीके से आप बोलोगे इक्वस मॉडर्न हॉर्स है, बाकी ये आते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे अगले टॉपिक में, इसके बाद में हॉर्स के एवोल्यूशन के बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी डिस्कशन करेंगे। दूसरा जो एविडेंसेस था वो कहां से था, तो आप बोलोगे एविडेंसेस फ्रॉम। सर एक बार एविडेंसेस, पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ बेटा अभी दिखा रहा हूं, लीजिए। डन सर। ओके, तो यहां पर बेटा आप आगे बोलोगे, इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी। तो कंपैरेटिव एनाटॉमी से अगर आप बात करोगे, उससे देखते हैं हम लोग कहानी क्या है कंपैरेटिव एनाटॉमी की। यहां पर देखिए, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आप बोलोगे सबसे पहले होमोलॉगस ऑर्गन। कौन से ऑर्गन, होमोलॉगस ऑर्गन। तो होमोलॉगस ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिनमें आप बोलोगे क्या होता है, ऑरिजिन जो है होमोलॉगस ऑर्गन की वो बेटा क्या है, तो ऑरिजिन आप बोलोगे क्या है, वहां पर सेम, मतलब एक ही जगह से ओरिजिनेट हुआ है अगर उनका स्ट्रक्चर अगर देखोगे स्ट्रक्चर के बेसिस पे। लेकिन उनका अगर रोल देखोगे, फंक्शन देखोगे आप, तो फंक्शन उनके बेटा आपको क्या मिलेंगे, डिफरेंट मिलेंगे। क्या मिलेंगे, डिफरेंट मिलेंगे, या दे माइट बी सेम, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो होमोलॉगस ऑर्गन जो आप पढ़ोगे सबसे पहले आपका एविडेंसेस फ्रॉम द कंपैरेटिव एनाटॉमी, यानी कि अगर कंपैरेटिव एनाटॉमी हम करेंगे तो ऑर्गन का ओरिजिन सेम ही है दो एनिमल्स में, लेकिन उनका फंक्शन जो है वो डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। यूजुअली डिफरेंट हम बात करते हैं। तो इसमें देखिए यहां पर आप बोलोगे, जैसे एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल दिया जाता है इसका, जो है फोर लिम्ब के केस। तो आप बोलोगे फोर लिम्ब ऑफ मैमल्स। अगर अलग अलग हम मैमल्स में फोर लिम्ब्स की बात करें, अलग अलग अगर मैमल्स में हम फोर लिम्ब्स की बात करें, तो फोर लिम्ब्स ऑफ मैमल में हम लोग देखेंगे कि अलग अलग तरीके के वहां पर अपीयरेंस हैं और अलग अलग रोल है उनका। तो पहला देखिए आप पहला हॉर्स की अगर बात करें फोर लिम्ब की, हॉर्स के अलावा आप बात करें बैट की, बैट के अलावा आप बेटा बात करें अगर वेल की, वेल के अलावा अगर आप बात करें सील की, ठीक है। तो हॉर्स, बैट, वेल, सील, इन सब की अगर बात करेंगे तो देखेंगे क्या है कहानी। अब फोर लिम्ब ऑफ मैमल्स में आप बोलोगे कि अपीयरेंस की बात करते हैं, अपीयरेंस। तो अपीयरेंस कैसा है, तो हॉर्स में आप बोलोगे फूट, फोर लिम्ब जो फूट बनाता है। बैट में अगर आप बात करोगे तो यही क्या बनाता है बेटा, विंग्स बनाते हैं। वेल में अगर बात करोगे आप तो क्या बनाते हैं, पैडल बनाते हैं। अगर आप सील में बात करोगे तो यही क्या बनाते हैं, फ्लिपर्स बनाते हैं। ठीक है, ये कहानी है। चलिए, तो फूट, विंग, पैडल, फ्लिपर, ये सब बन गए। अब देखिए नेक्स्ट इसके बाद में अपीयरेंस के बाद में आप फंक्शन की बात करोगे। तो फंक्शंस में आप देखोगे इसका रोल क्या है, सबसे पहले बात करते हैं। तो ये आप बोलोगे रनिंग करेगा, क्या करेगा, रनिंग करेगा। ये आप बोलोगे बैट के केस में, तो ये क्या करेगा, फ्लाइंग करेगा। तो ऊपर वाले ने क्या किया, रनिंग किया, और फिर बैट का फोर विंग्स जो है फ्लाइंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आप बोलोगे स्विमिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, उसके बाद आप बोलोगे ये भी किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्विमिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल।
तो आप देखिए सबके फोरलिम्स का अपीयरेंस अलग अलग है, कोई फुट बना रहा है, कोई विंग्स बना रहा है, कोई पैडल बना रहा है, कोई फ्लिपर बना रहा है, लेकिन उसमें अगर फंक्शंस की बात करोगे तो देखिए अलग अलग फंक्शंस हैं कि नहीं। जैसे रनिंग कर रहा है, बैट का फोर विंग्स फ्लाइंग कर रहा है, और वेल का पैडल स्विमिंग कर रहा है, तो यहाँ पर देखो सेम ही सेम है। तो अगर कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, एनाटॉमी करेंगे और मॉर्फोलॉजी की हम, तो हमको देखने को मिलेगा क्या कि भाई ऑरिजिन की अगर बात करें आप, चाहे हॉर्स का आप फुट ले लीजिए, उसका जो है वो ले लीजिए, आप आगे का जो है फोर लिम्स ले लीजिए, तो उसमें भी रेडियस होगा, अनला होगा, ये सारी चीजें होंगी। ऐसे अगर हमारा आप हैंड ले लीजिए, हमारे पास भी रेडियस अनला, ये सारी चीजें होंगी। बैट का विंग्स लोगे तो आप उसमें भी रेडियस अनला ये सब निकलेगा आपका ह्यूमरस। वेल में भी ऐसे निकलेगा, सील में भी निकलेगा, लेकिन सबका मॉडिफिकेशन अलग हो गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नीड ये मॉडिफाई हो गया। तो एक ही एग्जाम्पल होगा। अब एक चीज आप देखिए, मैमल तो सारे हैं, मैमल तो सारे हैं, मैमल से क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे मैमल से ही क्या निकल रहा है, तो आप देखिए अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं, और उन स्ट्रक्चर्स को बेटा हम क्या बोल दे रहे हैं, तो अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं मैमल से, उनको हम देख रहे हैं अलग अलग काम कर रहे हैं। तो ओरिजिन तो एक ही है, लेकिन जो है बाहर निकल रहा अलग अलग ना, तो डाइवर्जेंट हो रहा है कि नहीं। तो इस तरीके के एवोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ये होमोलॉगस जो ऑर्गन्स होते हैं वो बेटा क्या शो करते हैं, तो आप कहोगे दे शोज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, दे शोज डाइवर्जेंट, दे शोज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैंने, ये बहुत पूछा जाता है, उसको डिस्कस कर लिया। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे आप बोलोगे लेग्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, तो वर्टिब्रेट्स के अगर लेग्स की बात करोगे आप, तो वो भी आप देखोगे, सॉरी लेग्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, तो इनवर्टिब्रेट्स के लेग्स की बात करोगे तो उनमें भी देखिए ऑरिजिन तो सेम है, लेकिन फंक्शन उनका रोल अलग अलग है। जैसे कॉकरोच के ले लो आप, कॉकरोच के लेग ले लो, कॉकरोच के लेग ले लो। कॉकरोच के अलावा आप बोलोगे आपके हनी बी, उनका ले लीजिए। ठीक है, हनी बी के अलावा आप बोलोगे मॉस्किटो, ठीक है, ये ले लीजिए। तो यहां पर आप देख रहे हो कॉकरोच हुआ, हनी बी हुआ, मॉस्किटो हुआ। इनके केस में, कॉकरोच के केस में आप बोलोगे तो ये क्या करते हैं, वॉकिंग में हेल्प करते हैं। इसमें हेल्प करेंगे, वॉकिंग में हेल्प करेंगे। हनी बी के केस में अगर बेटा आप बात करोगे तो हनी बी क्या करता है, चूइंग एंड आप बोलोगे क्या करता है, सॉरी माउथ पार्ट की बात, सॉरी। तो हनी बी का जो आपका जो होगा, ये आपके वॉकिंग में हेल्प करेंगे लेग ऑफ इनवर्टिब्रेट्स में। और हनी बी की अगर आप बात करोगे तो हनी बी के जो लेग्स हैं वो किसमें हेल्प करेंगे, तो ये पॉलन बास्केट्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, पढ़ा भी होगा आपने। तो पॉलन बास्केट्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, पॉलन ग्रेन को कलेक्ट करती हैं। तो पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर क्या होंगे, कलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये कहानी हो गई। तो लेग्स के केस में ये हो गया। अब अगर लेग्स के अलावा माउथ पार्ट की बात करिए आप, तो माउथ पार्ट आप देखोगे सब में अलग अलग कहानी है। कॉकरोच के माउथ पार्ट अगर आप बात करोगे तो ये बेटा किस लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कैसे होते हैं, तो आप बोलोगे ये बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के, लेकिन ओरिजिन तो सबकी सेम है, तो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के। दूसरा देखिए आप हनी बी के केस में, तो हनी बी के केस में आप बोलोगे बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के अलावा ये हनी बी में जो होंगे वो कैसे होंगे, तो आप बोलोगे च्यूइंग टाइप के होंगे एंड लैपिंग टाइप के, च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप के। उसके अलावा आप देखिए मॉस्किटो के केस में, तो मॉस्किटो के केस में आप बोलोगे ये पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के होंगे। ठीक है, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के होते हैं। ठीक है, तो सबका ऑरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन अलग अलग है। ऐसे एनसीईआरटी में एक और एग्जांपल आपको दिख के रखा है, बोला गया है थर्ड एग्जांपल में कि आपका जो थॉर्न ऑफ बोगनविलिया है, थॉर्न ऑफ बोगनविलिया, तो थॉर्न ऑफ बोगनविलिया ये आपका हो गया। और बोगनविलिया के अलावा आप बोलोगे एंड, आप बोलोगे क्या है, टेंडराई।
टेंडराइल ऑफ कुकुरबिटा। ठीक है, कुकुरबिटा। तो देखिए आप बोगनविलिया के केस में आप बात करोगे तो बेटा जो आपके थॉर्न है बोगनविलिया के, वो क्या है, जो है आपके एक्चुअल में जो थॉर्न है बोगनविलिया के, वो ग्रेजिंग से प्रोटेक्ट करते हैं, काटेनुमा, प्रोटेक्टेड फ्रॉम ग्रेजिंग, तो ग्रेजिंग से बचाते हैं ये। दूसरा देखिए टेंडराइल जो है, टेंडराइल जो है वो आप बात करोगे तो टेंडराइल के केस में आप बोलोगे ये बेटा किसमें हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन क्लाइंबिंग। इसमें हेल्प करेंगे, क्लाइंबिंग में हेल्प करेंगे। तो ये कहानी हो गई आपकी। ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम ग्रेजिंग और हेल्प इन क्लाइंबिंग। ठीक है, क्लियर। तो दोनों का ओरिजिन तो सेम है, बनते दोनों कहां से हैं, तो आप बोलोगे दोनों जो होते हैं वो एक्सिलरी बर्ड से बनते हैं, चाहे आप थॉर्न की बात करो और चाहे आप टेंडराइल की बात करो। ये दोनों बेटा डेवलप होते हैं कहां से, तो आप बोलोगे दे डेवलप्स फ्रॉम, कहां से डेवलप होते हैं, तो आप बोलोगे दे डेवलप्स फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड्स। कहां से डेवलप होंगे, एक्सिलरी बर्ड से डेवलप। ठीक है, गॉट इट। तो ये कहानी हो गई आपकी थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्राइल ऑफ कुकुरबिटा। ठीक है, तो ये होमोलॉगस ऑर्गन थे जो कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करेंगे। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब क्या है, ऑरिजिन तो एक ही पॉइंट पे है लेकिन उनसे डाइवर्स अलग अलग तरीके के रोल कराए जा रहे हैं। बोलो बेटा। तो ये कहानी हो गई आपकी होमोलॉगस ऑर्गन की। अब इसके बाद में डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ये होमोलॉगस ऑर्गन शो करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद में एनालॉगस ऑर्गन। तो एनालॉगस ऑर्गन जो हैं, जो एनालॉगस ऑर्गन्स हैं उनका जरा देखते हैं हम लोग। तो एनालॉगस ऑर्गन्स में आप बोलोगे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि आप बोलोगे जिनका ओरिजिन जो है, ओरिजिन जो है वो कैसा है, तो आप बोलोगे ओरिजिन जो है वो आपका डिफरेंट है, ओरिजिन इज डिफरेंट। लेकिन उनका अगर फंक्शन आप देखोगे तो फंक्शन कैसा है, तो आप बोलोगे फंक्शन सेम है। यानी कि दो अलग अलग चीजें आ रही हैं और एक ही काम को करा रही हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट। कन्वर्ज कर रहा है एक जगह पे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोलोगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। देखिए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या है, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में जब आप जाओगे तो इसमें देखते हैं हम लोग। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में एग्जांपल्स जैसे आप ले लो, तो भाई इंसेक्ट के विंग्स ले लो, इंसेक्ट के विंग्स ले लो। इंसेक्ट के अलावा आप विंग्स और किसके ले लो, तो आप बोलोगे बर्ड्स के विंग्स ले लो। ठीक है, इनके जो विंग्स हैं ये बेटा तो आपको पता है 4 लिम्स का मॉडिफिकेशन है, इनमें बोन्स होंगी, है ना, बोन्स प्रेजेंट होंगी, रेडियस, अनला, ये सब होगा कि नहीं। लेकिन इंसेक्ट के विंग की जब आप बात करोगे तो इनमें मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पर बोन जैसा कुछ प्रेजेंट नहीं होगा, मेम्ब्रेनस पटेजिया स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। लेकिन ये भी फ्लाइंग का काम करते हैं, ये भी फ्लाइंग का काम करते हैं, तो दोनों अगर आप देखोगे काम तो एक ही है, लेकिन ओरिजिन क्या है दोनों का, आप बोलोगे डिफरेंट है। तो ऐसा इवोल्यूशन, ऐसे ऑर्गन एनालॉगस ऑर्गन कहलाते हैं जिनके केस में आप बोलोगे ओरिजिन डिफरेंट है बट फंक्शन फॉर्म सेम। ठीक है, तो ये सारी बातें होंगी आपके एनालॉगस ऑर्गन। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, एनालॉगस ऑर्गन। अब इनमें एग्जांपल देखो, एक मैंने बता दिया, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप ध्यान रखना इस बात का, बहुत सारे एग्जांपल्स। जैसे अगर आप विंग ऑफ बैट की बात करो और बर्ड की बात करो, विंग ऑफ बैट एंड बर्ड की बात करो, वो एनालॉगस हैं किसके, बर्ड्स के अलावा आप यहाँ बैट भी लिख लो क्योंकि बैट भी अब देने लगे हैं। ठीक है, बैट भी मैमल है, उसका भी सेम ही है, जैसा इनका है बर्ड्स का वैसे उनका भी, तो इनके केस में एनालॉगस ऑर्गन है। इसके अलावा आप बोलोगे पेक्टोरल फिन, पेक्टोरल फिन ऑफ, पेक्टोरल फिन ऑफ, पेक्टोरल फिन ऑफ किसका, तो आप बोलोगे पेक्टोरल फिन ऑफ,
पेक्टोरल फिन ऑफ शार्क। पेक्टोरल फिन ऑफ शार्क। और आप बोलोगे फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन एंड फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन। तो पेक्टोरल फिन ऑफ शार्क और फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन, इन दोनों की अगर बात करोगे तो आपका जो है ये भी आपके एनालॉगस ऑर्गन है, लेकिन काम दोनों का एक ही है, दोनों स्विमिंग में हेल्प करेंगे। तो शार्क मछली है, फ्लिप और डॉल्फिन क्या है आपका, वो तो आपको पता है कि नहीं। तो वो जो है आपका मैमल है। ऐसे आप स्टिंग की बात करोगे हनी बी का और स्कॉर्पियन का, तो वो भी अलग है। ऐसे आप बात करोगे आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, तो ऑक्टोपस की आई और मैमल की आई दोनों का ओरिजिन अलग अलग है, एक इन्वर्टिब्रेट्स है, दूसरा कहाँ आपका वो है, लेकिन फिर भी दोनों का रोल क्या सेम ही देखना है। ऐसे आप बोलोगे टेंडराइल ऑफ पैसिफ्लोरा, है ना, और आप बोलोगे पाइसम सेटाइवम, वो भी है। इसके अलावा एक एग्जांपल बहुत पूछा जाता है, वो लिख देता हूं मैं, स्वीट पोटैटो एंड आप बोलोगे स्वीट पोटैटो के अलावा क्या है, पोटैटो। ठीक है, ये दो, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। ठीक है, तो स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, ये बेटा आप देखोगे तो किसका मॉडिफिकेशन है, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, तो आप बोलोगे स्टेम का मॉडिफिकेशन। ठीक है, सॉरी, पोटैटो जो है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन, और स्वीट पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन, तो आप बोलोगे एडवेंटिशियस रूट का। ठीक है, तो एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन स्वीट पोटैटो है, और पोटैटो जो है स्टेम का मॉडिफिकेशन, लेकिन दोनों एक ही जैसे हैं, पता ही नहीं चलता हमें आलू खा रहे हैं कि स्वीट पोटैटो खा रहे हैं। तो देखिए रोल तो दोनों का एक ही है, लेकिन ओरिजिन दोनों का डिफरेंट है। तो इस तरीके के एवोल्यूशन को हम बेटा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोलते हैं, जब ओरिजिन दोनों में क्या हो, डिफरेंट। ओरिजिन ये अलग है, ये अलग ओरिजिन है, तो कैसा होगा, डिफरेंट हो गया कि नहीं, तो डिफरेंट ओरिजिन। ठीक है, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे विस्टीजियल ऑर्गन। विस्टीजियल ऑर्गन की बात करते हैं। विस्टीजियल ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं जो रिड्यूस ऑर्गन होते हैं एंड नॉट परफॉर्म फंक्शन। ठीक है, बट एंसिस्टर्स में वो कभी ना कभी फंक्शनल रहेंगे। तो आप बोलोगे एंसेस्टर में ये क्या थे, एंसेस्ट्रल इंडिविजुअल्स में ये क्या थे, फंक्शनल थे, लेकिन धीरे धीरे इनका यूज कम हो गया। यूज क्या हुआ, इनका कम हो गया। तो जब यूज कम हो गया तो आफ्टर द मिलियन ऑफ ईयर्स, अब इस समय आप बोलोगे वो क्या हो गए, विस्टीजियल हो गए। ऐसे ऑर्गन होंगे विस्टीजियल ऑर्गन, विस्टीजियल ऑर्गन हो गए, डन। अब विस्टीजियल ऑर्गन हो गए तो आप बोलोगे ये अब जो है फंक्शनल नहीं थे, ये कैसे हो गए, नॉन फंक्शनल। अब इसमें एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे एग्जाम्पल में अगर आप बात करोगे तो इसमें आपके कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे, तो भाई ह्यूमन में मोर देन 90 से ज्यादा विस्टीजियल ऑर्गन है। ठीक है, मोर देन 90 विस्टीजियल ऑर्गन है, जिनमें से कुछ एग्जाम्पल में लिखे दे रहा हूं, जैसे निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन के अलावा आप बोलोगे ऑरिकुलर मसल्स, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स, और बताओ, हेयर्स, है ना। ठीक है, ऑन द बॉडी, निपल्स इन मेल्स, मेल में भी रूडिमेंट्री होते हैं, थर्ड मोलर टीथ। ठीक है, ये भी आपका क्या है, वेस्टिजियल है। तो इस तरीके से बहुत सारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब वेस्टिजियल ऑर्गन जो है एनिमल्स में, देखो ये तो ह्यूमन में हो गए। एनिमल्स में अगर आप बात करोगे, एनिमल्स में देखो कौन कौन से होते हैं। तो एनिमल में जैसे आप बोलोगे तो आपका हाइंड लिम्स जो होते हैं, हाइंड लिम्स एंड पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल किसमें, तो आप बोलोगे पेल्विक गर्डल ऑफ पाइथन।
तो जो पाइथॉन्स होते हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा ये कहानी। फिर देखिए जो फ्लाइटलेस जो आपकी बर्ड्स होती हैं, फ्लाइटलेस बर्ड्स जो हैं उनमें जो विंग्स होते हैं उनके, वो भी कैसे होंगे, रूडिमेंट्री होती हैं, तभी तो उड़ नहीं पाती हैं। ऐसे स्प्लिंट बोन, अभी मैंने बताया कि स्प्लिंट बोन देखो शुरुआत में प्रेजेंट होती थी, लेकिन अभी के अगर आप देखोगे उसमें तो जो स्प्लिंट बोन है हॉर्स की, वो काम की नहीं बची, ठीक है, डिजिट थी पहले। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स एनिमल में भी हमें देखने को मिला। ऐसे प्लांट्स में भी हमें कुछ स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जैसे स्टेमेनोइड्स और जो है आपका पिस्टेलॉइड्स। तो स्टेमेनोइड्स जो होते हैं विस्टीजियल स्टेमेन होते हैं लेबेसी फैमिली, कुकुरबिटेसी फैमिली में, और पिस्टेलॉइड्स जो होते हैं वो मेल प्लांट ऑफ कुकुरबिटेसी जो होता है उसमें पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। अब इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कनेक्टिंग लिंक। तो कनेक्टिंग लिंक में देखिए क्या क्या कहानी, एविडेंसेस फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक। तो कनेक्टिंग लिंक ने कैसे एवोल्यूशन दिया, क्योंकि डबल कैरेक्टर ड्यूल कैरेक्टर प्रेजेंट था, तो कनेक्टिंग लिंक ने क्या बताया, ड्यूल कैरेक्टर था, इसलिए देखते हैं इसको। तो ड्यूल कैरेक्टर में देखिए, आप बोलोगे यूग्लिना, यूग्लिना किसके बीच की कनेक्टिंग लिंक है, तो आप बोलोगे प्लांट एंड एनिमल्स, क्योंकि इनके पास क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट था और एनिमल की भी एक्टिविटी करते थे, दोनों तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन था इनके पास, हेटेरोट्रोफिक भी और ऑटोट्रोफिक भी। यूग्लिना के बाद में आप बोलोगे प्रोटीरोस्पोंजिया, प्रोटीरोस्पोंजिया की बात करोगे आप तो यहां पर आप बोलोगे प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स प्लस पोरीफेरा, ठीक है, ये कहानी हो गई। प्रोटीरोस्पोंजिया के बाद में न्यूप्लाइना, और न्यूप्लाइना में आप बोलोगे क्या है, तो आप बोलोगे एनेलिडा, एनेलिडा, और आप बोलोगे मोलस्क। फिर आप बोलोगे पेरीपेटस, पेरीपेटस में आप बोलोगे यहां पर क्या है, तो आप बोलोगे पेरीपेटस में है एनेलिडा, एनेलिडा प्लस आप बोलोगे आर्थ्रोपोडा। फिर पेरीपेटस के बाद में आप बोलोगे बैलेनोग्लॉस, बैलेनोग्लॉसेस में आप बोलोगे नॉन कॉर्डेट्स, और नॉन कॉर्डेटा के अलावा ये किसका कैरेक्टर होगा, और कॉर्डेट्स का, तो इसीलिए इनको बोला गया कि कनेक्टिंग लिंक है बैलेनोग्लॉसेस जो है किसके, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के। इसके बाद में लंग फिशेस, लंग फिशेस आप बोलोगे किसके बीच की हैं, तो आप बोलोगे फिशेस एंड एम्फीबियंस, इनके पास दोनों के कैरेक्टर थे लंग फिशेस के पास में। ऐसे आपकी काइमेरा, काइमेरा, काइमेरा को हम बोलते हैं रैबिट फिश, और ये कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच की, तो आप बोलोगे फिश और एम्फीबियंस के बीच की, तो इसके पास भी दोनों कैरेक्टर्स होंगे, नहीं सॉरी, फिश और जो है आपका क्या बोलते हैं उसको, कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश के बीच की कनेक्टिंग लिंक, इसको कट कर दो, कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिश, उसके बीच की कनेक्टिंग लिंक है काइमेरा। ऐसे इक्विडिना पढ़ते हो आप लोग, इक्विडिना की बात करोगे तो रेप्टाइल और मैमल, तो रेप्टाइल और मैमल्स के बीच की था। ऐसे एक स्फिनोडॉन है, उसमें एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। तो इस तरीके से अलग अलग बहुत सारी कनेक्टिंग लिंक्स मिली, और उनके बेसिस पे हम बोल सकते थे कि भाई देखिए एक इंडिविजुअल अगर दो कैरेक्टर को रख रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें उनके पूर्वजों में, उनके एंसेस्टर्स में वो कैरेक्टर पाए जा रहे थे, यानी कि वो डेवलप ही उन्हीं एंसेस्टर्स से हुए, ठीक है। तो ये कहानी हो गई कनेक्टिंग लिंक की। मिसिंग लिंक और कनेक्टिंग लिंक में डिफरेंस क्या है, तो आप बोलोगे मिसिंग लिंक वो लिंक्स हैं जिनके पास कैरेक्टर्स तो हैं लेकिन वो मिस हो गए, खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनके केवल फॉसिल्स मिले। कनेक्टिंग लिंक की जब बात करोगे तो आप बोलोगे ये लाइव हैं, इनके इंडिविजुअल्स मिले हैं, जिंदा हैं अभी भी, तो वो कनेक्टिंग लिंक होते हैं। लेकिन ये भी दोनों जो है दो तरीके के इंडिविजुअल्स के कैरेक्टर्स को शो करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में एक आता है आपका, उसको हम बोलते हैं अटाविज्म, टॉपिक आता है अटाविज्म, ठीक है, क्या बोलते हैं अटाविज्म। तो अटाविज्म में आप बोलोगे यहां पर क्या होगा, रीअपियरेंस ऑफ
reappearance of certain ancestral कैरेक्टर। ठीक है, तो इसमें जैसे एग्जांपल देखिए आप क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे मूविंग ईयर पिन। ठीक है, मतलब कोई बच्चा है तो वो क्या करे, अपने बहुत लोग देखते हो ईयर मूव करा देते, ईयर पिन्ना को मूव करा देते हैं, तो वो अटाविज्म कहलाती है। ऐसे किसी में देखते हो आप कैनाइन जो टीथ होते हैं वो बड़े होते हैं, जबकि हम लोगों में छोटे छोटे होते हैं। तो कोई कोई आप देखोगे कैनाइन टीथ ही उनके क्या हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं। तो कैनाइन टीथ अगर होते हैं बड़े तो उनको हम बोलते हैं अटाविज्म, है ना, डेवलप्ड हो जाए। उसके बाद देखिए शॉर्ट टेल इन सम बेबीज। तो कुछ बेबी जो होते हैं, बच्चों का बर्थ होता है और उसी समय पर जो है आपको शॉर्ट टेल, छोटी टेल मिल जाएगी। इसके अलावा जो है आपका जो है डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा निपल, कहीं कहीं देखा गया फीमेल्स वगैरह में। तो ये अटाविज्म कैरेक्टर हैं जो एक्चुअल में एंसेस्टर्स में प्रेजेंट थे कभी ना कभी, लेकिन हम लोगों में नहीं पाए जाते, लेकिन फिर से रिअकरेंस हो जाए, रीअपियरेंस हो जाए। ठीक है, तो ये कहानी हो जाएगी आपकी अटाविज्म। क्लियर है इतनी बात? बोलिए, एक बार कंफर्म करवा दीजिए बेटा, सबको समझ में आ गया ये बात जो मैंने बताई, जितनी सारी चीजें? यस सर। ठीक यस है, सर। अब हाँ वेरी गुड। अब एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस कुछ दिए गए, उनकी भी जरा हम बात कर लेते हैं। तो आप बोलोगे एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी, एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या थे, देखिए आप एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस में आप बोलोगे सिमिलरिटी जो थी अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की, वो देखने को मिली। यानी कि रिजेम्बलेंस जो था इन्वर्टिब्रेट्स में, उनके लार्वा में, वो सेम था। ठीक है, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखने को मिली और रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखने को मिली। यानी कि अगर डेवलपमेंटल आप टाइम देखोगे, डेवलपमेंटल जो है डेवलपमेंट एम्ब्रियो का डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स, कैसे वर्टिब्रेट्स हैं मान लो, तो वर्टिब्रेट्स में जब आप आओगे तो जैसे आपके रेप्टाइल्स हो गए, आपके एप्स हो गए, आपके जो है मैमल्स हो गए, या आपके जो है एम्फीबियंस हो गए, इन सब में कुछ स्टेज तक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सेम रहता है, एक ही तरीके से डेवलप होते हैं, डेवलप्ड सेम, एक ही तरीके से डेवलप होते हैं। लेकिन धीरे धीरे इनमें क्या होते हैं, कुछ फेसर्स, जनरलाइज फीचर्स जो होते हैं वो अपीयर हो जाते हैं। तो मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे जो सेम रहते हैं कैरेक्टर, जैसे आपका जनरलाइज्ड फीचर्स बोलते हैं, जनरलाइज्ड मतलब जो सब में प्रेजेंट हो, हर एनिमल में, चाहे रेप्टाइल हो, चाहे एप्स हो, चाहे मैमल्स हो, चाहे एम्फीबियंस हो। तो जनरलाइज्ड कैरेक्टर्स ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो सब में प्रेजेंट होते हैं, जैसे ब्रेन का डेवलपमेंट, स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट, है ना, ये सारी चीजें हैं। तो ये सब में सेम ही रहेगा, एक्सियल स्केलेटल, है ना, ये सब सेम रहेगा, सारे वर्टिब्रेट्स में सेम रहेगा। लेकिन स्पेशल फीचर जो होते हैं वो सब में सेम नहीं होते हैं। जैसे जनरलाइज कैरेक्टर आ गए, उसके बाद स्पेशल फीचर डेवलप हुए, तो स्पेशल फीचर लास्ट में एकदम डेवलप होने लगते हैं। तो यहाँ पर जैसे स्पेशल फीचर क्या है, जो एक पर्टिकुलर जगह पे पाए जाए, जैसे मैमल का स्पेशल फीचर क्या होगा, तो आप बोलोगे हेयर्स और मेमोरी ग्लैंड, बाकी तो कहीं है नहीं ये मेमोरी ग्लैंड वगैरह। तो ये डेवलपमेंट जो होगा ये आपका स्पेशलाइज फीचर है। उसके अलावा आप बोलोगे हेयर्स के अलावा, जैसे बर्ड्स हैं तो बर्ड्स में फेदर्स पाए जाते हैं, बाकी तो कहीं पे पाए नहीं जाते, तो बर्ड्स में क्या हो जाएंगे, फेदर्स। ये कहानी है आपकी। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं? तो हेयर और मेमोरी ग्लैंड जो थी वो, और आपका फेदर्स जो बर्ड्स। ठीक है, इस बात को बेटा जो है बताया सबसे पहले रिकैपिटुलेशन थ्योरी में, और इसको दिया था आपका बायोजेनेटिक थ्योरी को, किसने दिया था, तो वॉन बियर ने दिया था।
जिनको फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, वॉन बियर। तो ये अकॉर्डिंग टू वॉन बियर, बियर्स लॉ बोलते हैं इसको, या इसी को बोलते हैं रिकैपिटुलेशन थ्योरी। इसी में हम लोग पढ़ते हैं बायोजेनेटिक लॉ या रिकैपिटुलेशन थ्योरी। रिकैपिटुलेशन का मतलब बार बार आना, दोबारा तरीके से, वही सेम कैरेक्टर, ठीक है, रिकैपिटुलेशन थ्योरी, ठीक है। अब रिकैपिटुलेशन थ्योरी के बाद में एक थ्योरी आया बायोजेनेटिक लॉ, अर्नेस्ट हीकल ने दिया उसको। ये भी बात इंपॉर्टेंट है, बताया जाएगा। तो अर्नेस्ट हीकल ने क्या बोला, देखिए, जो अर्नेस्ट हीकल थे, अर्नेस्ट हीकल, उन्होंने क्या बोला, समझिए अर्नेस्ट हीकल की बात को। इन्होंने दिया बायोजेनेटिक लॉ। कौन सा लॉ दिया, बायोजेनेटिक लॉ। और बायोजेनेटिक लॉ में इन्होंने क्या बोला, तो इन्होंने बोला ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। इन्होंने क्या बोला कि ऑन्टोजेनी जो है वो क्या करती, फाइलोजेनी को रिपीट करती, ठीक है, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी का मतलब क्या था कि लाइफ जो हिस्ट्री है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो एक ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ हिस्ट्री है उसको बोला गया ऑन्टोजेनी। और फाइलोजेनी का मतलब क्या था, तो आप बोलोगे इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म रेस, ठीक है। तो ये कहानी हो गई। तो ऑर्गेनिज्म, इन्होंने क्या बोला, अर्नेस्ट हीकल ने, इन्होंने बोला कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को रिपीट करते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ये बात बोली। तो आप बोलोगे ऑर्गेनिज्म रिपीट्स इट्स ancestral history during its development, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म रिपीट्स इट्स एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट। तो ऑर्गेनिज्म जितने हैं वो अपनी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को रिपीट करते हैं अपने डेवलपमेंट के टाइम पे, चाहे ब्रेन का बनना, हार्ट का बनना, तो उसी पैटर्न पे वो अपनी जो है एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को रिपीट करते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट को। तो इसी को बोला गया, जो है ये जो थ्योरी थी, इसको बोला गया, अर्नेस्ट हेकल ने बायोजेनेटिक लॉ का नाम दिया। क्या नाम दिया, बायोजेनेटिक लॉ का नाम दिया। अब इसके बाद में हमारा एक और टॉपिक है, इसी में हम पढ़ते हैं, वो है बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस। इसको समझते हैं, बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस क्या होता है भाई, इसमें देखते हैं। तो बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस जो थे, उनमें आप बोलोगे शुरुआत में जो पूरी पृथ्वी थी वो पैंजिया की फॉर्म में थी। पैंजिया का मतलब क्या था कि पूरा एक जुड़ा हुआ जो है पृथ्वी था। ये कार्बोनिफेरस पीरियड पे था, इस समय पे कार्बोनिफेरस पीरियड के टाइम पे था। तो कार्बोनिफेरस पीरियड के टाइम पे आप बोलोगे वहां पर क्या देखने को मिलेगा आपको, लगभग 345 मिलियन ईयर्स एगो पहले जो पीरियड था वो कार्बोनिफेरस पीरियड था। तो जो कार्बोनिफेरस पीरियड था उस समय आप बोलोगे पैंजिया की फॉर्म में पूरी जो आपकी वो थी अर्थ वो प्रेजेंट थी। पैंजिया का फॉर्म का मतलब क्या था कि यहाँ पर कंप्लीट था एक पूरा सिंगल लैंड मास था। इसको क्या बोलेंगे, सिंगल लैंड मास। क्या था, सिंगल लैंड मास, ये कहानी सिंगल लैंड मास था। अब हुआ क्या, सिंगल लैंड मास था, अब देखिए हुआ क्या, इसमें क्या हुआ, कुछ जो है जियोग्राफिकल चेंजेस आए। क्या है, जियोग्राफिकल चेंजेस आए, और उन चेंजेस में आप बोलोगे लैंड मास जो था वो बेटा क्या हुआ, ब्रेक कर गया।
तो आप बोलोगे लैंड मास जो था वो क्या कर गया था, ब्रोक कर गया, टूट गया था। अब ब्रोक करने के बाद क्या हुआ, इसके जो पार्ट थे वो ड्रिफ्ट होने लगे, तो आप बोलोगे इट ड्रिफ्टेड अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, और एक दूसरे से क्या हो गए, अलग हो गए। ठीक है, एक दूसरे से क्या हो गए, अलग हो गए। ठीक है, तो ये कहानी बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस में देखने को मिली, जहां पर आप बोलोगे पैंजिया जो थी वो आपने देखा, उसका सिंगल लैंड मास जो था वो अलग हुआ, जियोग्राफिकल चेंजेस आए, और लैंड मास टूट के उनके पार्ट्स जो थे अलग अलग हो गए, और उन्हीं से क्या बने, एशिया बन गया, यूरोप बन गया, ऑस्ट्रेलिया बन गया, इस तरीके के अलग अलग पार्ट्स ऑफ जो थे वो उनका। तो ये कहानी थी बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस का। अब जिस एरिया में जो एनिमल गया वहीं पे उसकी स्पीसीज डेवलप हो गई धीरे धीरे। ठीक है, तो ये कहानी थी। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी बात करेंगे, वो क्या है आपका, एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन, चलिए समझते हैं एडेप्टिव रेडिएशन को। एडेप्टिव रेडिएशन जो है वो ऑसबर्न ने 1902 में इसको जो है प्रपोज किया था ऑसबर्न ने। और क्या बोला था देखिए, तो इन्होंने बोला था कि एडेप्टिव रेडिएशन में क्या होता है, जो कॉमन एंसेस्टर्स हैं, कॉमन एंसेस्ट्रल जो फॉर्म्स हैं उनकी बात की, तो वो जो थी वो उनका डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर जो हुआ, यानी कि यहां पर आप क्या क्या था, होमोलॉगस ऑर्गन थे, यानी कि ऑरिजिन सेम थी और स्ट्रक्चर्स उनके मतलब वो फंक्शन उनके जो है डिफरेंट थे। तो डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अलग अलग जो है स्ट्रक्चर्स का फंक्शन जो है देखने को मिला। जैसे इसमें एग्जांपल आप बोलोगे डार्विन फिंचेस, तो डार्विन फिंचेस जो थी एक्चुअल में अगर आप बात करोगे तो वो थी तो एक ही एंसेस्टर से, एक ही से डेवलप हुई होंगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू नीड उन्होंने एडाप्टेशन हुआ, यानी कि बहुत ज्यादा एक ही पे लोड ना पड़े, इसलिए उन्होंने अपनी हैबिट को बदल दिया। डार्विन फिंचेस गैलापागोस आइलैंड पे जो डार्विन फिंचेस पाई गई, उनको डार्विन ने बताया था, उन्हीं के नाम पे नाम रख दिया गया डार्विन फिंचेस। तो इन डार्विन फिंचेस ने क्या किया, 13 तरीके की स्पीसीज यहाँ पर दिखेंगे गैलापागोस आइलैंड में। तो हैबिटेट चेंज हुआ, तो इन्होंने फूड हैबिट को चेंज कर लिया, तो एक ही तरीके के एंसेस्टर से डेवलप हो गई 13 अलग अलग तरीके की स्पीसीज है। तो इसी को बोला गया एडेप्टिव रेडिएशन। दूसरा देखिए, जैसे आपके मार्सुपियल्स हैं, मार्सुपियल जो ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट होते हैं मार्सुपियल्स, तो मार्सुपियल्स जो थे वो बहुत सारे देखिए आप अलग अलग तरीके के थे और वो डेवलप हो गए, वो भी एडेप्टिव रेडिएशन शो कर रहे थे। एक पर्टिकुलर जगह पे ऑस्ट्रेलिया में ही अलग अलग तरीके के मार्सुपियल्स का डेवलपमेंट हो गया। एनसीईआरटी का पेज आप देख लेना, उसमें डायग्राम बने हैं, पूछ सकता है आपसे। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा दूसरा आया एडेप्टिव रेडिएशन के बाद में। तो एडेप्टिव रेडिएशन को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम एक लाइन में ये भी बोल सकते हैं कि ये बेटा कैसा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है कि नहीं, कैसा इवोल्यूशन है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। कैसा इवोल्यूशन है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। सिंपल है एकदम, कैसा इवोल्यूशन है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो एडेप्टिव रेडिएशन को हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी बोलते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो होता है उसको बोलते हैं एडेप्टिव कन्वर्जेंस। क्या बोलते हैं, एडेप्टिव कन्वर्जेंस। देखते हैं, इसकी बात करते हैं। तो आप बोलोगे एडेप्टिव कन्वर्जेंस। तो एडेप्टिव कन्वर्जेंस की जब आप बात करोगे तो इसमें आपको देखने को क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे जैसे विंग्स जो हैं आपके, विंग्स ऑफ इंसेक्ट, बर्ड्स एंड बैट्स, तो बैट, बर्ड्स और इंसेक्ट, अगर
कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहे थे, अभी मैंने पहले बोला था कि एनालॉगस ऑर्गन दिखाते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में क्या किया गया है, एक तरफ लिया गया है प्लेसेंटल मैमल को, एक तरफ क्या लिया गया प्लेसेंटल मैमल को, फिर लिया गया है उनके एडेप्टेशन को, एडेप्टेशन क्या है उनके, और उसके बाद में लिया गया दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स को, मार्सुपियल्स को ले लिया गया और इनके बीच में कंपेयर किया गया। तो आप देखोगे जैसे प्लेसेंटल मैमल्स में आप वहीं पे देख लेना मोल लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलियन की अगर बात करोगे आप तो ऑस्ट्रेलियन वाले जो थे उनमें क्या है मार्सुपियल मोल, लेकिन दोनों का अगर आप देखोगे मार्सुपियल मोल है, तो यहाँ पर दोनों का अगर देखोगे, दोनों को कंपेरेटिवली अगर बोलोगे तो आपका एडेप्टेशन कैसा है, एडेप्टिव कन्वर्जेंस शो कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए अलग है आपका और इनके एंसेस्टर्स अलग है, अलग अलग है कि नहीं, तो आप बोलोगे यहाँ पर इन दोनों के पास एडेप्टेशन क्या है, बरोइंग, दोनों बरोइंग करते हैं, गड्ढा खोदते हैं। ऐसे ही आप आर्नटेटर ले लो, ऐसे बने हुए हैं, आप पूरा एक वो बना हुआ, आप उसको देख लेना, पूरा नहीं बता रहा। आर्नटेटर बने, आर्नटेटर क्या करता है, डिगिंग करता है, डिगिंग मतलब गड्ढा खोदने का काम करता है, तो डिगिंग आर्नटेटर करता है, तो इसका जो आपका नुम्बेट होता है, नुम्बेट वो भी करता है, इस जो ये मार्सुपियल होता है उसको नुम्बेट बोलते हैं, तो दोनों का ऑरिजिन डिफरेंट लेकिन फंक्शन सेम। तो इस तरीके के उसको जो है एडेप्टेशन को क्या बोलते हैं, एडेप्टिव कन्वर्जेंस, ठीक है, ये कहानी आपको ध्यान रखना है, दे शोज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, आपस में अगर कंपेयर कर रहे हो तो क्या शो कर रहे हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे ही हम अगर बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एविडेंसेस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री एंड कंपैरेटिव फिजियोलॉजी, देखिए आप एविडेंसेस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड आप बोलोगे क्या, आप बोलोगे एविडेंसेस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री एंड कंपैरेटिव फिजियोलॉजी, उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम सेल ले लिए किसी के, उस सेल को हमने वो क्रश किया, सब मॉलिक्यूल निकाले, तो उनमें भी बायोकेमिस्ट्री वही निकलेगी जो हमारे में निकलेगी, तो उसको भी देख के हमको समझ में आता था कि कहीं ना कहीं हम लोग एक ही जगह से डेवलप हुए। ऐसे आप साइटोलॉजी, सेल का देखोगे, कंपैरेटिव स्टडी फ्रॉम साइटोलॉजी, सेल का स्टडी करोगे वहां पर भी वही कहानी होगी। फिर आप बोलोगे टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमिकल एविडेंसेस, तो टैक्सोनॉमिकल एविडेंसेस जो हैं उनमें आप बोलोगे सिमिलर ट्रेड्स और सिमिलर गुड्स, ठीक है। फिर आप बोलोगे टैक्सोनॉमिकल के बाद में एविडेंसेस फ्रॉम जेनेटिक्स, जेनेटिक लेवल पर देखेंगे तो वहां पर भी एविडेंसेस मिले। तो बहुत सारे ये एविडेंसेस थे जो सपोर्ट कर रहे थे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को, बहुत सारे मैंने आपको बता दिए एग्जांपल्स, कहाँ पे क्या है कहानी, इनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। पूरा आधा इवोल्यूशन तो इसी में निपट जाता है आपका। एक बार एनसीईआरटी से अच्छे से रीड कर लेना आप लोग, अगर कहीं पे डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है आगे स्टार्ट होगा वो होगा थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की जो थ्योरीज हैं अब उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी थ्योरीज दी गई जिनके ऊपर हम बोल सकते थे कि भाई ऐसे ऐसे इस तरीके से एवोल्यूशन हुआ होगा, एनिमल्स इवॉल्व हुए होंगे। तो इसमें हम लैमार्किज्म को पढ़ेंगे, डार्विनिज्म को पढ़ेंगे और म्यूटेशन थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में आप लोग बढ़ोगे हार्डी-विनबर्ग लॉ की तरफ, फिर हम ह्यूमन जो है आपका जो पेडिग्री जो है वो क्या बोलते हैं पॉपुलेशन वाला जो पार्ट है आपका हार्डी-विनबर्ग लॉ के बाद में हम ह्यूमन तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं हम लोग। आप लोग तैयार करिए इसको पूरे चैप्टर को अच्छे से कम 4 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ओके, बाय बाय, टेक केयर।